नजर आ रही है क्या भाजपा? राजू जी, देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि भूपेश बघेल की स्थिति क्या है। देखिए, इस समय पूरे भारत में 5 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। भूपेश बघेल के अलावा कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश में, और उधर कर्नाटक के सिद्धरमैया, जिसको हम कहते हैं फुल फ्लेज्ड, अगर 5 तो हैं ही। कमलनाथ नहीं इसमें है? सबसे ज्यादा जी, जी आप कुछ कमलनाथ कह नहीं, रहे आप हैं। कमलनाथ का नाम ले रहे हैं। कमलनाथ का मैंने सबसे पहले कहा, उसके बाद तुरंत भूपेश बघेल के बाद कमलनाथ है। सबसे आइडियोलॉजी पर अगर सबसे ज्यादा वार आरएसएस की कोई कर रहा है, और इन चारों पांचों जो प्रमुख नेता हैं इनके साथ सबसे कदम ताल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वो है भूपेश बघेल। आप देखिए, जब से ये आए हैं 2018 से, इन्होंने बहुत तगड़ा मोर्चा लिया है। आपको याद होगा, जिस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर जब ये उतरे थे, इनको जाने नहीं दिया जा रहा था, शायद हाथरस या कहीं पर। तो वो भूपेश बघेल जो है एयरपोर्ट की जमीन पर बैठ गए थे, पूरा उन्होंने धरना दे दिया था। वो इस हद तक जा सकते हैं। इन्होंने जो बिल्कुल। कांग्रेस का जो शासन लाया है, उसका कारण एक था कि कांग्रेस के जब ये अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ में, इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी। और आप कुछ भी कह लीजिए, 15 साल की रमन सिंह की सरकार को हटाना कोई बहुत मामूली बात नहीं थी, और 2-4 सीटें ज्यादा लेकर उन्होंने सरकार नहीं पलटाई थी। इस कदर साफ कर दिया था कि मुश्किल से 15 सीटें जो हैं, 15-16 सीटें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास रह गई थे। और मतलब 68 65 सीटें लाना कोई मजाक नहीं था, और उसको 71 तक ले जाना वो भी कोई कम दुस्साहस का काम नहीं था। लेकिन भूपेश बघेल ने किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने कभी भी आरएसएस के ऊपर वार करने में कभी पीछे नहीं हटे। बहुत जमकर उन्होंने किया, बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए। चाहे वो अच्छा, कई बार केंद्र के साथ इन्होंने टकराव किया, राजभवन के साथ इनका टकराव हुआ बहुत सारी इश्यूज को लेके। तो इसके कारण भूपेश बघेल जो है इनकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकते हैं। इस समय छत्तीस पूरे इनके पास 3 मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी के हैं। उन तीनों ओबीसी में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किसी का अगर है, तो भूपेश बघेल का है। और वो दबी जुबान में बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, इनके ऊपर सब कुछ अटैक हो रहा है। ये महादेव ऐप वाला जो मामला है, एक अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। इसका भूपेश बघेल ने ये कहा कि भाई, महादेव ऐप से अगर आपको है तो आप उसको बंद क्यों नहीं करते। महादेव ऐप को जो है, उसको तो हमने एक्सपोज किया है। अगर अगर हमारा उसमें स्टेक रहता, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर भूपेश बघेल ने महादेव ऐप से पैसे लिए होते, तो महादेव ऐप की जांच क्यों कराते हैं। लेकिन अब जो है, इस तरीके से देखिए, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 3 मुद्दों पे वही कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि केवल गरीब जो है वही एक जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं है, तो फिर ये ओबीसी कहाँ से आ गया। आप तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स की तरह बात करने लगे हैं कि दुनिया में बस वही लोग हैं शोषक और शोषित। तो आप उस इसमें बात कीजिए, फिर आप अपने आप को ओबीसी का क्यों बता रहे हैं। दूसरा, देखिए, कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ जी। अभी जो मुकाबला करने के लिए जो घोषणा पत्र लाया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप तो उनकी नकल कर रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि हम 20 क्विंटल आपसे धान खरीदेंगे प्रति प्रति एकड़, तो आपने उसको 21 कर दिया। उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, ये बता दीजिए। हम इसके ऊपर कल चर्चा कर चुके हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा मैं। सब लोग समझ रहे हैं कि जी। आपका घोषणा जी पत्र है, बिल्कुल। देखा देखी तो तैयार किया गया, लेकिन लगता नहीं कि आप उसको वाकई इम्प्लीमेंटेशन उसका करने की कर सकेंगे। अगर आपको मौका मिल भी गया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत मौका मिल पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घोषणा पत्र को इस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ में देखिए ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की गई, खासकर 2-3। एक तो कवर्धा वाला जो इशू था, जी। जहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसके पिताजी को फिर उन्होंने वहां बेमेतरा के पास ताजा नाम की जगह है, वहां पर उन्होंने उनको टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, जिनका जिनकी एक अलग तरह की पहचान है। वो सॉफ्ट लोग नहीं है, वो सारे के सारे हार्डकोर हिंदूज हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं, रविशंकर आ चुके हैं, स्मृति ईरानी आ चुकी है, हेमंता विश्व शर्मा 2-2 बार आ चुके हैं यहाँ, बताइए। उसके बाद इसी तरह के लोग जो हैं, अनुराग बिल्कुल। ठाकुर आ चुके हैं। तो किया ये जा रहा है कि आपका वो जो विकास वाला मुद्दा है वो पीछे हट रहा है। लेकिन ध्रुवीकरण का मामला भी यहाँ पर जो है वो इनका, भारतीय जनता पार्टी का कुछ काम करता नजर नहीं आ रहा है। इसके मोदी जो है वापस आ गए। देखिए, मोदी जी जो आए हैं, मोदी जी को ओबीसी के मामले में है, तो मैं कहता हूं कि आपका ओबीसी के प्रति बहुत अच्छा प्यार है,
आप एक शब्द में घोषणा कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का जो अध्यक्ष है अरुण साव, ओबीसी हैं, यंग हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं। आप एक लाइन में घोषणा कर दीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम यहाँ पर ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पर 3 लोग कंटेंडर है मुख्यमंत्री पद के। डॉक्टर रमन सिंह हैं, ठाकुर साहब हैं, उसके बाद सरोज पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, और तीसरी है आदिवासी नेता लता उसेंडी, वो जो है वो भी उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो इन तीनों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इसको कोई टेकर नहीं है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता शायद दीपक जी और भी कई सारे नाम हैं, आप बहुत लोगों के नाम छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सब जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाराज हो जाएंगे आपसे, लाया गया था। नहीं, मुझसे देखिए, मुझसे तो वैसे ही सारे नाराज है, मेरे से तो मेरे घर वाले ही खुश नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ से खुश होंगे? इसलिए उसकी कोई बहुत चिंता नहीं है। असली असली बात है, मैं अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तो कुल जमा मुझे नहीं लगता कि ये जो ओबीसी वाला जिस हिसाब से ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, इसको भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले तो विकास के मुद्दे पर इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरीके से गारंटियां भारतीय कांग्रेस ने रखी हैं और उन्होंने पिछले 5 साल में विकास का जो कार्य किया है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत लंबा चौड़ा एक घोषणा पत्र तैयार किया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लोगों से विचार आमंत्रित किए और उसके आधार पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है। लेकिन वो सारा कुछ एक तरफ रह गया। उसके बाद ध्रुवीकरण का मामला था, वो भी किनारे बैठता नजर आ रहा है। तो अब एक तरह से जो है यहाँ पर सस्पेंस, रहस्य, रोमांस की लड़ाई चल रही है। आप देखिए, एक तरफ पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव अब कब खुलती पता नहीं, क्योंकि आज तो कांग्रेस बहुत व्यस्त थी, कांग्रेस पे क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ पर थे, तो हो सकता है अगले 1-2 दिनों के बाद में इसमें कुछ खुल सकता है। दूसरी बात, जो ईडी ने अगर प्रेस नोट जारी करके बताया है, पैसे की बातचीत की है, तो मेरा ये पूछना है कि फिर भूपेश बघेल साहब अभी तक बाहर क्यों हैं? आपने अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है कि 508 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं, तो आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हैं? अब इसका मतलब ये है कि आप ईडी को जो है केवल एक चुनाव में अपना एक पार्टनर बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स वालों को सबसे तगड़ा जवाब इन 5 राज्यों जो पूरे भारत में कहीं मिला है, तो वो यहीं पर मिला है। जब जब ईडी के अधिकारी किसी भी कांग्रेसी या उनके नजदीक के लोगों को ले जाते थे, तो सैकड़ों कांग्रेसी वहां पहुंचते थे और वो धरने पे बैठ जाते थे। हालांकि मैं जानता हूं कि इन धरनों का ऐसे कोई बहुत महत्व नहीं है कि उसके कारण कोई, आप अगर कोर्ट के बाहर या पुलिस स्टेशन के बाहर कोई आप धरने पे बैठ जाए तो कोई मामला बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक प्रतीकात्मक विरोध तो होता है। दूसरी बात, तो इस तरीके से यहाँ पे विरोध हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ईडी के कारण ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये गलती कर रही भारतीय जनता पार्टी, उसको समझना चाहिए। वो अपने विकास की बातें करे, 15 साल आपने राज किया है तो कुछ बताइए। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की बात छोड़ दी है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जैसे चिटफंड, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है लगभग 40 करोड़ रुपया चिटफंड निवेशकों का उनको लौटाया गया है। लगभग 3.25